आज जो टॉपिक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मैट्रिक्स स्पेस जो है उसको हम स्टडी करेंगे। ये बीएस जो 4 ईयर होता है उसमें भी हम इस कोर्स को पढ़ते हैं और इसके अलावा एमएससी जो होती है इसमें भी हम इस कोर्स को स्टडी करते हैं। मतलब ये आप प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स है। जब आप इसको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको आगे ये ज़रूरत पड़ेगा फंक्शन एनालिसिस जो होता है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले जो है आपको थोड़ा सा जो बेसिक बताऊंगा ताकि आप क्लियर हो जाए बात, आप क्या यहाँ पे हम क्या पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर। तो अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रियल लाइन की। देखें रियल लाइन क्या होती है, ये आपने कंसेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है। रियल लाइन यहाँ पे अगर आपके पास ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 सो ऑन, यहाँ पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी और इस साइड पे हम इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ये आपके पास एक रियल लाइन। अच्छा, इस रियल लाइन के अंदर ये सारे एलिमेंट होते हैं, इसके अलावा डिवाइड में भी हो सकते हैं आपका 1/2, 1/4, 1/6 सो ऑन, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो होते हैं वो भी हो सकते हैं और पॉइंट्स में वैल्यू 20 की आ सकती हैं। ये रियल का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो सारी वैल्यूज़ में हमारे पास आ सकती हैं। तो अगर आपके पास ये रियल लाइन हो और मैं आपसे ये कहूँ कि आप यहाँ से मुझे 3 और 1 का जो है इसका टोटल मुझे डिस्टेंस निकाल के दें, ये वाला, यानी 1 से लेके 3 तक का कितना डिस्टेंस है ये अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे फाइंड करके दें, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे D1, 3 इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, 1 - 3 मॉड। अब ये क्या आ जाएगा, D डिस्टेंस 1, 3 इज इक्वल टू -2 का मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो D13 जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ D31, यानी मैंने चेंज कर दिया ना, 1 को मैंने पहले लिखा इधर और यहाँ पे 3 लिखा, अब मैंने 3 पहले लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया। फिर मैं कहता हूँ डिस्टेंस फाइंड करें, तो आपके पास क्या आएगा, 3 - 1 आ जाएगा, यानी पहली वैल्यू में से दूसरी को माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू, तो D31 आपके पास यहाँ पे आएगा 2 और 2 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 2 आएगी, यानी दोनों केसेस के अंदर जो आपके पास डिस्टेंस आया वो 2 आया है। यानी यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि अगर आप इस वैल्यू को फर्स्ट रख लें, इसको सेकंड रख लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वैल्यू को आप सेकंड रख लें, इसको फर्स्ट रख लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर जो होगा, डिस्टेंस होगा, वो यही आएगा। अच्छा, अब अगर इस पूरी लाइन रियल लाइन के अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें और उन 2 पॉइंट्स का अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा, या तो 0 आएगा या ग्रेटर 0 आएगा, यानी नॉन नेगेटिव नहीं आएगा। देखें यहाँ पे 2 आया है, आप दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे माइनस माइनस, फिर भी आंसर जो होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, यानी हर कंडीशन में आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अब आपने ये समझना है कि यहाँ पे 1, 3 बेसिकली 1 और 3 ये क्या है, ये पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है। देखिए ऑर्डर पेयर आपने किस तरह लिए, अगर ऑर्डर पेयर आप कैसे लेते थे, अगर आपके पास D एक सेट है 0 and 1 और आप D क्रॉस D फाइंड करें, तो D क्रॉस D के अंदर एलिमेंट्स जो आएंगे वो 0 0 आपने ये पढ़ा हुआ है, और 0 × 1 सो ऑन आप ये निकाल सकते हैं। तो ये D क्रॉस D हो गया। अब D क्रॉस D के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में, पेयर फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है बेसिकली वो क्या है, वो पेयर फॉर्म के अंदर है, यानी एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका, उसका क्रॉस है, उसकी पेयर फॉर्म है आपके पास, बेसिकली हमने वो ली हुई है यहाँ पे। तो अब ये D आपके पास, जब हम इसको मतलब स्पेसिफिक नंबर में ना लें, तो फिर हम D को किस तरह लिखेंगे, फिर हम D को लिखेंगे DX, Y। अब X Y से क्या मुराद होगा, एक्स वाई से मुराद होगा ये रियल जो नंबर होंगे आपके पास, रियल लाइन से जो नंबर लिए होंगे वो लेंगे। अच्छा, जब हम DXY फाइंड करते हैं तो आगे देखें हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, वो एक रियल नंबर आ रहा है। यहाँ पे भी देखें, जब भी डिस्टेंस लगाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, एक रियल नंबर ही आपके पास इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक तो बात, आप जब आपके पास
हम जो है 1, 2 नंबर लिखते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, पेयर होता है, वो क्रॉस के एलिमेंट होते हैं आपके पास। दूसरी बात हमने ये यहाँ पे सीखी कि जब आप क्या करते हैं, रियल लाइन के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई करना पड़ता है। जैसे देखें ना 1 - 3, अगर मैं सिंपल इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि 1 - 3 करता हूँ तो मेरे पास आंसर -2 आता है। लेकिन जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक रूल लगाएंगे आगे, उस रूल के तहत हम वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जस्ट इस तरह वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। बेसिकली वो जो रूल होता है वो क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है जो हमने उसके ऊपर डिफाइन किया हुआ होता है। वही फंक्शन जो होता है, उसी फंक्शन के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होता है वो फाइंड करते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या बात क्लियर होती है, यहाँ पे ये बात क्लियर होती है कि रियल लाइन के ऊपर जब आप डिस्टेंस फाइंड करें वो हमेशा क्या आता है, या तो 0 हो सकता है या ग्रेटर इक्वल 0 हो सकता है। अब इस कंडीशन में आप कोई भी 2 पॉइंट्स लेके आप चेक कर लें, आपका जो दो भी डिस्टेंस आएगा आप इस रूल के मुताबिक लगाएंगे, वो क्या आएगा आपके पास, या तो ग्रेटर 0 होगा। अच्छा 0 कब होगा, 0 तभी पॉसिबल है, देखिए अगर मैं लिख देता हूं d 0 एंड 0, दोनों वैल्यूज 0 लिख देता हूं तो मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला 0 - 0, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 0। एक तो ये हो सकता है, या d आपके पास इधर भी 2 लिख देते हैं, इधर भी 2 लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे 2 - 2, तो आंसर क्या आ गया 0, माड आंसर 0 हो गया। इसका अंदर डिस्टेंस जो होगा वो 0 उस वक्त होगा जब x और y जो होंगे, देखिए मैं x और y लिख रहा हूं, जब ये x और y दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी, तो डिस्टेंस 0 होगा। अदरवाइज आंसर जो होगा वो डिस्टेंस का वो क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा। अच्छा कितनी चीजें पढ़ ली हमने, एक मैंने क्लियर कर दिया, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर 0 होगा। 0 कब होगा, जब x y यानी दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो 0 होंगे। अच्छा तीसरी बात मैंने यहाँ पे ये लिखी थी कि dxy, देखें अगर इसको x रखा हुआ इसको y, तो dx एंड y, यानी फॉर एग्जांपल ये x है ये y है, उसके बाद मैंने इसको चेंज किया dyx फाइंड किया, तो दोनों कंडीशन में आंसर मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है dyx इक्वल होता है dyx, यानी इस पॉइंट को पहले ले लें इसको बाद में ले लें, इससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। अच्छा जी कितनी चीजें होगी, 3 चीजें हमने पढ़ ली। अब चौथी चीज को डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास मुख्तलिफ जो आंसर आते हैं उसके मुताबिक आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपने किस तरह लेना है। जैसे आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल, अब तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मीट्रिक स्पेस की, हम उसके ऊपर आएंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब जब आप इनको समझ जाएंगे तो आपको बाकी सारे कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। अच्छा अब देखें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ dxy इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल d मैं ले लेता हूँ -2 एंड -1, यानी x मैंने -2 ले लिया y। अच्छा उसके बाद मैं ले लेता हूँ d, अच्छा एक्स वाई हो गया, मैं ले लेता हूँ dx एंड z। अच्छा x तो मैं पहले ले चुका, क्या x लिया मैंने -2, मैं ये 3 ले लेता हूँ, जो मर्जी आप ले लें। उसके बाद dxy और y और मैं z ले लेता हूँ। अब y में पहले वैल्यू ले चुका, क्या वैल्यू ली है मैंने, -1 ली है, और z मैंने क्या ली है, -3 ली है। अच्छा अब इन तीनों को मैं डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। अच्छा फर्स्ट का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो अभी हमने पढ़ा तो क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कर लेंगे सेकंड में से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो मीन यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -1 आ जाएगा। जब आप इसका लेंगे तो -2 + 3 आपके पास 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। जब आप इसका लेंगे तो -1 + 3 mod इज इक्वल टू 1, आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। अच्छा अब देखें पहले मैंने लिया xy, अब मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ, मैंने कितने नंबर लिए, 3 लिए, एक मैंने लिया x, एक मैंने लिया y, एक मैंने लिया z। अच्छा अब मैं x और z को पहले लिख लेता हूँ, अब dx और z। अच्छा मैं ये चेक करता हूँ क्या इसका आंसर जो है वो इससे लेस इक्वल की कंडीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें ये हमने चीज़ें 3 फाइंड करनी होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। यानी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो होती है वो लेस इक्वल आएगी dxy + dyz। अब देखें इसका आंसर कितना आया, 1, ये लेस इक्वल, इसका आंसर आ गया 1 + 1, तो ये कितना आ गया, 1, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन क्या आ गया, 2 आ गया, ग्रेटर इक्वल 1 आ गया। अब हमने चौथी कंडीशन पढ़ ली। अब कोई भी पॉइंट्स लेके चेक करें तो आपकी ये वाली कंडीशन जो होगी वो पूरी होगी। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन के अंदर, जो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है उस पे आ जाते हैं।
अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देखिए मैंने रियल लाइन ले ली, एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी इसके यानी कम से कम कुछ उसके अंदर एलिमेंट हो, नॉन एम्प्टी आप समझते। अच्छा, जब आपने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, मैंने नॉन एम्प्टी सेट कौन सा लिया है, डी लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, डी क्रॉस डी के एलिमेंट फाइंड किए। ये देखें एक्स वाई मतलब होता है डी क्रॉस डी। अच्छा, अगर डी क्रॉस डी टू मेरे पास जो आंसर आ गया है, अब डी क्रॉस डी मतलब ये हो गया, ये डी क्रॉस डी हो गया, इसका आंसर जो आया वो क्या आ गया आपके पास, आर आ गया रियल। ये आपके पास आगे आंसर जो आए वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो मीट्रिक स्पेस के लिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर एक रूल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैंने इसका रूल ये ले लिया, अब अगर इस रूल को मैं लिखता हूं तो वो किस तरह लिखता हूं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, ये रूल लिया हुआ मैंने रियल लाइन के ऊपर। अब ये रूल बेसिकली एक फंक्शन है। तो मीट्रिक स्पेस के लिए नॉन एम्प्टी सेट और उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर एक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इस टाइप का या इस तरह का कोई भी फंक्शन एक डिफाइंड होगा आपके पास। अच्छा, अगर वो नॉन एम्प्टी सेट और उसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड हुआ है वो क्या करता है, इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये सेट के ऊपर जो होगी वो मीट्रिक स्पेस होगी। और उसके पेयर को जब हम लिखेंगे एक्स डी तो इसका मतलब होगा ये मीट्रिक स्पेस है। देखें अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ फंक्शन डी, डी से मेरा फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स, यानी मैंने आर और आर लिया है, टू आर आई इज सेड टू बी अ मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स। उस सेट के ऊपर मीट्रिक स्पेस होगी अगर क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन कि डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। तो ये डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस फंक्शन से। अब डिस्टेंस फंक्शन को बेसिकली ये डिफाइन कर लें, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब फंक्शन डी, या हम ये लिखते हैं आ डिस्टेंस फंक्शन। बेसिकली हम ज्यादा यूज करते हैं फंक्शन, उस सेट के ऊपर फंक्शन डिवाइड हो। एक एग्जांपल मैं करूंगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी मजीद। अच्छा, अगर आपके डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0, वो हम पढ़ चुके पहले। अच्छा, डी एक्स वाई इक्वल 0 हो और एक्स इक्वल वाई हो, यानी मतलब ये हो कि डी एक्स वाई 0 हो उस वक्त जब एक्स इक्वल वाई हो। ये भी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, डिस्टेंस कब 0 होता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन डी एक्स वाई डी वाई एक्स, ये पूरी होनी चाहिए। चौथी कंडीशन ये चार कंडीशन मैंने यहाँ पे पूरी की हैं। तो अगर वो सेट जो होगा और उसके ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड हुआ होगा, अगर वो फंक्शन जो होता है ये चारों कैटेगरीज को पूरा करता है, तो हम क्या कहेंगे कि डी जो उसके ऊपर डिफाइन हुआ है वो मीट्रिक स्पेस बना रहा है उस सेट के ऊपर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल के ज़रिए से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जब कोई एक सेट होता है, उस एक सेट को जो है हम जो क्या शो करेंगे, मीट्रिक स्पेस शो करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास सेट जो हो वो रियल लाइन हो, देखिए सेट हमारे पास रियल लाइन हो और उस रियल लाइन के ऊपर ये डिफाइंड हो, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, यानी सेट क्या है, रियल लाइन, और उस रियल लाइन के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है। अब हमने इस रियल लाइन के ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड है इसको हमने मीट्रिक स्पेस शो करना है। तो क्या करेंगे, हम ये चार कंडीशन को पूरा करेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं M1। अब M1 क्या है कि डी एक्स वाई रियल नंबर है, याद रखने आपने, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। अब डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, ये हमने लिख लिया। अब डी एक्स वाई है क्या, डी एक्स वाई तो ये है एक्स माइनस वाई मॉड ग्रेटर इक्वल 0। अब देखें डिस्टेंस फंक्शन है तो मॉड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0 होता है, यानी मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होगी नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, तो आप क्या लिखेंगे, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, या एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम चले जाते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। अब सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन है M2। अच्छा, M2 में हमने क्या करना है, डी एक्स वाई इक्वल 0। देखें हमने ये लिखना है कि डी एक्स कामा वाई इक्वल 0। अब 0 होता है, किस वक्त 0 होता है, जब ये सेम होंगे। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू है, डी एक्स वाई के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू 0।
तो मॉड ख़त्म करेंगे तो देखिए उधर तो ज़ीरो है, तो x माइनस वाई इक्वल ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। ये आना चाहिए था, ये देखिए आ गया। यानी आपने dx y को ज़ीरो रखना है, फिर क्या प्रूव करना है x इक्वल y, वो बन गया। अब हम इसी को क्या करेंगे, ये दोनों साइडों के लिए होता है, यानी आपने उलट भी करना है। अब हम लिखेंगे नो लेट x इक्वल वाई। अब x इक्वल वाई है तो हमने क्या बनाना है, ये बनाना है। अच्छा इसको इधर लेके आए, x माइनस वाई इक्वल ज़ीरो। अगर आप दोनों साइडों पे मॉड ले लेते हैं x माइनस वाई एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x माइनस वाई क्या चीज़ है, x माइनस वाई है dxy, तो dxy इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस कंडीशन में आप क्या किया करेंगे, पहले इसको ज़ीरो किया करेंगे और जो फंक्शन डिफाइन होगा वो नीचे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये बनाएंगे। उलट क्या करेंगे, आप इसको इक्वल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आप ये बनाएंगे, वो दोनों बना लिया। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। अब हम आ जाते हैं इसकी थर्ड कंडीशन पे, M2 जो है, M3 जो है थर्ड कंडीशन जो इसकी बनेगी वो क्या होगी जी, वो है dxy इज इक्वल टू। अब इसमें जब आप थर्ड कंडीशन प्रूव किया करेंगे ना, तो जो गिवन dxy होगा वही आप लिखा करेंगे आगे। देखें मैं ये जब लिखता हूं तो आगे क्या आएगा, x माइनस वाई का अब्सोल्यूट वैल्यू, तो dx कामा y इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये y माइनस एक्स बन जाएगा। अच्छा कॉमन क्या लिया, -1 लिया है, तो -1 का जो डिटर्मिनेंट आएगा, यानी मॉड सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव 1 आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि dx कामा y इज इक्वल टू y माइनस एक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या बन गया, dx कामा y इज इक्वल टू y, जिस तरह आपके पास था dxy x माइनस वाई, तो जब dyx होगा तो y माइनस एक्स, तो ये y माइनस एक्स से मुराद बेसिकली क्या बन गया, dyx बन गया। ये देखें प्रूव हो गया। यानी ये आपने लेना है और इसके आगे जो फंक्शन डिफाइंड हुआ होगा वही लेना है और उसको सॉल्व करके आपने फिर ये बनाना है। अच्छा लास्ट जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है प्रॉपर्टी कहते हैं। अब मैं उसके ऊपर ये वाली जो है वो यूज़ करने लगा हूँ। देखें उसको जब लेंगे हम तो हमने किस तरह सॉल्व करना है जी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं अभी जी। उस प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि dxz, इसका मतलब आपने dxz लेना है। अब dx जिस तरह ये हमने इक्वल ले लिया ना, अब हम चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे तो dxz इज इक्वल टू, देखें जब आपके पास था dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अब यहाँ पे dxz है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हम इस पे आएंगे। अब इसको हमने मतलब ये ले लिया, इस पे फंक्शन जो डिफाइंड हुआ है इसके मुताबिक वो ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको ये बनाना है और ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं dx कामा y इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। मैंने इसके अंदर क्या किया, माइनस वाई और प्लस वाई इसके अंदर ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अच्छा नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये आ जाएगा dx कामा y, बल्कि ये क्या चीज़ है, dxz किसके इक्वल आएगा, x माइनस जेड मॉड की डेफिनेशन के मुताबिक। अच्छा इसको मैं लिख लूंगा लेस इक्वल x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस y माइनस जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब लेस इक्वल का साइन क्यों यूज़ किया, आपके अंदर जो रियल लाइन होती है उसमें x प्लस वाई जो होता है वो लेस इक्वल होता है x मॉड प्लस y मॉड के। इस प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको ये लिखा है। यानी आप जब दोनों साइडों पे जब आप इसका मॉड सेपरेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो होती है वो लेस इक्वल हो जाती है इसके। अब अगर आप देखें तो ये क्या था, ये बन गया dxz लेस इक्वल, ये क्या बन गया dxy बन गया, प्लस ये क्या बन गया dy एंड z बन गया। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरी होगी। इसका मतलब रियल लाइन के ऊपर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ था वो फंक्शन जो है वो मीट्रिक स्पेस की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करता है, पूरा करता है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये जो होगा हमारे पास क्या बनाएगा, एक मीट्रिक स्पेस बनाएगा। और ये वाली जो मीट्रिक स्पेस है इस मीट्रिक स्पेस को हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस कहते हैं।
ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं एक्टिव रहता हूं। और उसके बाद इंशाल्लाह भी सेकंड जो वीडियो होगी इसी पे मैं बनाऊंगा और इसके ऊपर जो है वो इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो है मैं वो लूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।